गाइस, आज मैं सीयूईटी इकोनॉमिक्स टेस्ट सीरीज़ 2 लेकर हाजिर हूँ। इस टेस्ट सीरीज़ में हमने इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपके कई एग्ज़ामों में, जैसे कि सीयूईटी बीकॉम, एमकॉम, सीयूईटी एमए इकोनॉमिक्स और साथ ही टीजीटी पीजीटी और सीयूईटी बीएड ह्यूमैनिटीज़ से जिसने फॉर्म भरा है, उन सब के एग्ज़ाम में ये वीडियो हेल्पफुल है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हमारे वीडियो के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है, शून्य होती है, ऋणात्मक होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब सीमांत उपयोगिता क्या होगी, तो वो शून्य होती है। हमारा अगला प्रश्न है सीमांत उपयोगिता के विचार को विकसित किया है स्टैनले जेवेंस ने, टॉमस माल्थस ने, डेविड रिकार्डो ने या अल्फ्रेड मार्शल ने। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अल्फ्रेड मार्शल ने सीमांत उपयोगिता के विचार को विकसित किया है और जो इस नियम का प्रतिपादन जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो जेवेंस ने किया था। तो जेवेंस ने सर्वप्रथम प्रतिपादन किया और इसका विचार जो है विकसित करने का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को समाप्त कर देता है। ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन से अधिक होता है। ऋणात्मक आय प्रभाव से धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक होता है, या फिर ऋणात्मक आय प्रभाव का धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो ऋणात्मक आय प्रभाव होता है वह धनात्मक प्रतिस्थापन से अधिक होता है, क्योंकि ऐसी निम्न वस्तुएं जिनकी दशा में उपभोक्ता उनकी कीमत गिरने पर उनके उपभोग को घटा देता है और उनकी कीमत बढ़ने पर उनके उपभोग को बढ़ा देता है, वे कौन से पदार्थ कहलाते हैं, तो वे गिफिन पदार्थ कहे जाते हैं। और जो गिफिन पदार्थ की मांग मात्रा होती है उसकी कीमत में परिवर्तन की दिशा में ही बदलती रहती है, अर्थात कीमत परिवर्तन पे उसकी मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। और गिफिन पदार्थ की मांग और उसकी कीमत में क्या होता है, तो सीधा संबंध होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक उपभोक्ता का मांग वक्र प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे आय होगा, आय उपभोग वक्र से, एंजल वक्र से, कीमत उपभोग वक्र से, या इनमें से किसी से नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक उपभोक्ता का मांग वक्र जो होता है कीमत उपभोग वक्र से प्राप्त किया जा सकता है, और जो कीमत उपभोग वक्र होता है वह मूल्य के विभिन्न स्तरों पर प्राप्त होने वाली विभिन्न संतुष्टियों के बिंदु को क्या दिखाता है, वह प्रदर्शित करता है। जो मौद्रिक आय के स्थिर रहने पर वस्तुओं के उपभोग या मांग के ऊपर मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का जो प्रभाव है वह व्यक्त करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जो दी हुई आय पर उसका अधिक प्रश्न है कि उपभोक्ता संतुलन में होता है जब दी हुई आय पर उसका लाभ अधिकतम होता है, दी हुई आय पर उसका लाभ न्यूनतम होता है, दी हुई आय पर उसको अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है, या फिर दी हुई आय और कीमत पर उसको अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। एक उपभोक्ता जो है तभी संतुलन में होता है जब उसे दी हुई आय और कीमत दोनों पर क्या हो, अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है, तभी वह क्या होगा, संतुलन में होता है। हमारा अगला प्रश्न है उपभोक्ता संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिता होती है वृद्धिमान, उच्चतम, समान या न्यूनतम। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समान। सम यहाँ पे क्या है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन की अवस्था में होता है जहाँ दो वस्तुएं एक्स और वाई दो वस्तुएं होती हैं और उन पर व्यय की गई मुद्रा की प्रत्येक इकाई से जो मिलने वाली उपयोगिता होती है वह समान हो, जैसे कि MUX/P x इक्वल टू क्या होता है, MUY वस्तु कोई है और इसका PY हो जाएगा।
तो इस तरह क्या है, ये संतुलन की स्थिति में है, उपभोक्ता यहाँ पे क्या है, संतुलित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रतिस्थापन प्रभाव होगा हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों या आय प्रभाव के बराबर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जो प्रतिस्थापन प्रभाव होगा वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिस्थापन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है लोच होगा, रोच की जगह लोच हो जाएगा। लोच की अवधारणा प्रस्तुत की थी मार्शल ने, किन्स ने, सुलज ने या हिक्स ने। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिक्स ने क्या किया था, प्रतिस्थापन लोच की अवधारणा प्रस्तुत की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग हो जाती है अधिक लोचदार, कम लोचदार, पूर्णतः बेलोच या शून्य। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अधिक लोचदार हो जाती है। रॉबिन्सन के अनुसार यदि कोई वस्तु ऐसी है जिसके अनेक प्रयोग होते हैं तो उसकी जो मांग होती है वह अधिक लोचदार होती है, और एक विशिष्ट उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनकी मांग जो होती है वह बेलोचदार होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, घटिया वस्तु के लिए आय मांग की लोच होती है धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक या अनंत। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग की लोच होती है वह ऋणात्मक होती है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ इन वस्तुओं की मांगी गई मात्रा क्या हो जाती है, कम होती जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। मांग की लोच जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो कीमत, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़े लोच। तो ये 3 प्रकार की मांग की लोच होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मांग की लोच दर्शाता है मात्रा में होने वाले परिवर्तन को, मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को, कीमत में परिवर्तन को या आय में परिवर्तन को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को जो होता है मांग की लोच दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरिए यदि MU सीमांत उपयोगिता है तो क्या होगा, AU होगा, MC होगा, TU होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। हमें पता है कि सीमांत उपयोगिता वह स्थिति है जब कुल उपयोगिता की अगली इकाई में वृद्धि हो जाए, यानी सीमांत उपयोगिता इक्वल टू कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, सभी कभी घट जाती है और कभी बढ़ जाती है, केवल घटती है, स्थिर बनी रहती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अधिकतम हो जाती है सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है, तब कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, तो अधिकतम हो जाती है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आप ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मुद्रा को कल्याण के नापने का पैमाना बनाया, JS मिल ने, A मार्शल ने, रॉबिन्सन ने या AC पीगू ने। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पीगू ने क्या किया कि मुद्रा को कल्याण के नापने का पैमाना बनाया। अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रा की विनिमय हेतु मांग प्रमुख रूप से फलन होती है, ब्याज की, दर की, लाभ की, आशाओं की या आय की। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है सही हो जाएगा। जो मुद्रा की विनिमय हेतु मांग प्रमुख रूप से फलन होती है आय की,
यहाँ पे जो अल्पकाल में क्या होता है, जनसंख्या, उत्पादन, उपभोग तथा मुद्रा की गतिशीलता में परिवर्तन नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनी इल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक हैं पीगू, इवनिंग फिशर, मार्शल या किन्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इवनिंग फिशर ने क्या किया है, मनी इल्यूशन नामक पुस्तक की रचना की है। इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया है, मुद्रा के विभिन्न रूपों की व्याख्या की है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थित है? कानपुर में, मुरादाबाद में, नोएडा में या फिर गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नोएडा में उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, किसका कथन है? विदर्स का, वॉकर का, सेलिगमैन का या ट्रिफिन का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कथन वॉकर का है। एग्ज़ाम में अक्सर कई जो फेमस व्यक्ति हैं उनकी परिभाषाओं को हमें दे देता है और पूछता है ये किसका वाक्य है या फिर कथन है। तो इस तरह के प्रश्नों को भी आप देख लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आधुनिक मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के संस्थापक हैं फिशर, फ्रीडमैन, पिगू या किन्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फ्रीडमैन है जो आधुनिक मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के संस्थापक हैं। 1959 में प्रकाशित अपने लेख में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया था। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर ज़रूर से करिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।